नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर संदीप पांडे हैं और बहुत दिनों बाद मैं और ये साथ बैठ के कोई एक चर्चा कर रहे हैं और चर्चा अहम है। और अहम इसलिए है कि हो सकता है रोज़मर्रा के पॉलिटिकल उसमें ये छूट जाए कि कभी भाई संजय राउत को बेल हो गई, फिर संजय राउत ने अमित शाह की तारीफ की, इत्यादि इत्यादि। तो उस तरह की चटपटी तो नहीं है, लेकिन देश का जो लोकतंत्र है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, एक नया आजकल शुरू हुआ है कि हमारे गवर्नर साहब लोग जो हैं, राज्यपाल लोग जो हैं, वो बहुत एक्टिव हो गए हैं। और वो जहाँ पे भी हैं, जैसे हम लोगों को जो समझ में आता था, जो पढ़ाया गया था सिविक्स में, वो तो यही पढ़ाया गया था कि भाई गवर्नर केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी वो। और वो चूंकि कोई चुना हुआ प्रतिनिधि तो है नहीं, तो जो चुने हुए प्रतिनिधियों का जो मंत्रिमंडल स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसको फैसिलिटेट करता है उसके डिसीजंस को। लेकिन अभी हाल के दिनों में देखा गया कि एक लंबी सीरीज है, और खास करके साउथ इंडिया के बहुत से राज्यों में, और जब मैं साउथ इंडिया बोलता हूँ मैं विंध्याचल के नीचे वाले सारे स्टेट में, जहाँ पे बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, वहाँ पे चूंकि केंद्र सरकार नियुक्त करती है तो उसके मन के राज्यपाल हैं और वो कुछ अजीब अजीब तरह के काम कर रहे हैं। अब लेटेस्ट सबसे पहले हम लोग जरा बात शुरू करेंगे। तमिलनाडु में ऑफिशियली जो गठबंधन है उसने प्रेसिडेंट को लिख के कहा है कि आर एन रवि साहब को वहाँ से हटाइए, क्योंकि वो जो बिल पास किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर वो किसी पे 6 महीने, किसी पे 8 महीने, किसी पे 1 साल, वो 20 बिल पे बैठे हुए हैं जो स्टेट। अब वहाँ के उसमें कहा गया है कि ये बिल क्यों पास होगा, इसकी ज़रूरत है नहीं है, ये तो विधानसभा के पटल पे डिस्कस हो चुका है, वहाँ से पास हो चुका है। अब उसको उस पर दबा के बैठ गए हैं। और मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आर एन रवि साहब की जो जहाँ से जब नागालैंड में भी थे इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, तो वो केंद्र के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को जो काम, जिसको कहना कि काम कैसे उसके काम में बाधा डालें या ये सब करें। थोड़ा मैं इस पे आपसे समझना चाहता हूँ, क्या गवर्नर का रोल इतना इंपॉर्टेंट रह गया है और इट नीड्स अ रीलुक? उसमें फिर सोचना पड़ेगा कि इनके रोल को डिफाइन किया जाए। जी आनंद जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्योंकि इस समय सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और इसके कुछ दिन पहले हम पश्चिम बंगाल में भी ये देख चुके हैं, महाराष्ट्र में भी ये देख चुके हैं। और गौर करें तो ये सारे राज्य वो हैं जहाँ पे जब गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो राज्यपाल महोदय जो लोग हैं वो एक तो उसमें महिला है, ये लोग बहुत सक्रिय हो जाते हैं। तो ये यहाँ भी देखा गया था जब उत्तर प्रदेश के चुनाव, जब अखिलेश यादव की सरकार थी और राम नाईक गवर्नर थे, कि बात बात पे वो हस्तक्षेप करते हैं सरकार के कामों में। अब आर एन रवि को अगर लिया जाए तो उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। वो एक इंटेलिजेंस के अफसर रहे हैं। पहले वो भारत सरकार की नागालैंड के संगठन NSCN-IM के साथ जो वार्ता चल रही थी उसमें वो इंटरलोक्यूटर थे, और उनके हस्ताक्षर से एक समझौता हुआ है NSCN-IM के साथ जिसमें साझा संप्रभुता की बात हुई है। और जब NSCN-IM ने ये मांग किया कि इस समझौते के तहत हमको एक अलग संविधान और अलग झंडा दिया जाए, तो आर एन रवि, जिनको तब तक वहाँ का नागालैंड का गवर्नर बना दिया गया था, उन्होंने इस संगठन को छोड़ के, जिसके साथ भारत सरकार मेरे ख्याल से 40 वर्षों से या 50 जी वर्षों से, हाँ, काफ़ी लंबे अरसे से बात कर रही है, और इसके अलावा और किसी संगठन से बात नहीं कर रही है। ये वहाँ का सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। और 3 तो प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो इस संगठन की शर्त पे भारत के बाहर उनसे मिल चुके हैं, लेकिन रवि साहब ने इनको छोड़ के, जब इनको असुविधाजनक लगा, और दूसरे अन्य 7 संगठनों का एक समूह बना के उसके साथ एक समझौता कर लिया। और जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, उसमें एक शब्द को बदल के उन्होंने उस एग्रीमेंट को सार्वजनिक किया, जिसका NSCN-IM ने विरोध किया,
और NSCN-IM ने दिल्ली में इस बात का विरोध किया कि RN रवि जो समझौता नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ है उसकी भावना के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं और नागालैंड के लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ से RN रवि को हटाया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि NSCN-IM या नागालैंड के लोगों की भावना के खिलाफ काम करने के लिए वहाँ के लोगों के दबाव के कारण उनको वहाँ से हटना पड़ा और फिर वो तमिलनाडु आते हैं। और आप देखिए कि पहले नीट के मामले में और फिर एक एक करके अन्य मुद्दों पे आपने बताया 20 विधेयक हैं जिस पे वो बैठे हुए हैं और उसको देखने की उनके पास फुर्सत नहीं है और वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो विवादास्पद हैं, जैसे 3 भाषा फॉर्मूला। भारत की शिक्षा नीति में 3 भाषा फॉर्मूला की बात है कि हर एक बच्चे को 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, लेकिन चूंकि तमिलनाडु के लोगों को लगा कि इस नीति के माध्यम से हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है, इसका कड़ा विरोध किया गया और तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पे तय किया है कि वो 3 भाषा फॉर्मूला नहीं बल्कि अपने राज्य में बच्चों को सिर्फ 2 भाषाएं सिखाएगा। ये कोई आज की बात नहीं है। तो ऐसे राजनीतिक मसले पे जहाँ की जन भावनाएं, देखिए बहुत सारे काम इस देश में जन भावनाओं के आधार पे होते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए जी, लेकिन हमारे अमित शाह कहते हैं कि नहीं, ये यहाँ की परंपरा है कि इस मंदिर में महिलाएं नहीं जाती हैं, इसलिए परंपरा का सम्मान होना चाहिए। तो आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं करने दे रहे हैं। तो इसी तरीके से तमिलनाडु में अगर लोगों की भावना हिंदी थोपे जाने के खिलाफ है और वहाँ की चुनी हुई सरकार ये फैसला ले रही है कि वो 2 भाषा फॉर्मूला ही चलाएगी, तो वहाँ के राज्यपाल को क्या अधिकार है कि इस नीति पे जाके वो सवाल खड़ा करे। तो इस तरह से कई विवादास्पद मामले वो उठा रहे हैं और अनावश्यक तनाव पैदा कर रहे हैं। इसी नहीं, मैं इसमें डॉक्टर साहब मैं एक चीज और जोड़ दूं, याद दिला दूं दर्शकों को भी, जो एक ऑब्जेक्शन जो उन्होंने लिखा भी है, एक तो भाषा नहीं थे, वो सार्वजनिक मंच पे जाके उन्होंने अभी कुछ दिन पहले बताया कि हिंदुस्तान के लिए कि दिस कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन वन रिलीजन की बात की। और वहां के जो डीएमके सरकार है उसका सख्त, उसने कहा ये दिस कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, वो कोई रिलीजन पे नहीं है। तो अगर ये जो संविधान के नुमाइंदे होके वहां गए हैं, संविधान की शपथ लिए हैं, अगर ये कहते हैं कि नहीं इट इज डिपेंडेंट ऑन वन रिलीजन, वो भी रवन, तो आपको ये लगता है कि ये लोग विथ एजेंडा है वहां काम कर रहे हैं भाई? ये नहीं, बिल्कुल ये वहाँ पे सीधे सीधे भारतीय जनता, अब देखिए ये 3 राज्यों को अगर आप लें या इसके पहले बंगाल को भी ले लें, तो ये ऐसे राज्य हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी को आने वाले निकट भविष्य में या लंबे भविष्य में भी कभी भी सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इन राज्यपालों के माध्यम से वहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है, मतलब ये उसकी तरफ से राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो रवि साहब हैं, ये जो इन्होंने बात कही है, अब इनको जरा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है, ये बिहार के रहने वाले हैं, इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तमिलनाडु में पूरा एक आंदोलन ऐसा हुआ है जो हिंदू धर्म की मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ हुआ है और वहाँ पेरियार जैसे नेता हुए हैं और सफल आंदोलन हुआ है, सफल आंदोलन हुआ है। पेरियार जैसे नेता हुए हैं जिनके शिष्यों ने जो राजनीतिक दल बनाए, वही 2 दल वहाँ के प्रमुख दल हैं और जिसमें से एक का बड़ा नेता करुणानिधि अपने आप को सार्वजनिक रूप से नास्तिक कहता था। तो आप सोचिए कि भारत की राजनीति में आज जहां धर्म का इतना महत्व हो गया है, वहां आज भी तमिलनाडु के अंदर एक ऐसा दल है, राजनीतिक दल है जो सत्ता में है, जो मंदिरों के अंदर पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों का, महिलाओं का पुजारी के रूप में आरक्षण कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से
हिंदू धर्म की जो जातिवादी व्यवस्था है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इसके खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ है। और वहाँ जाके अगर आप एक धर्म विशेष के विचार को थोपने की कोशिश करेंगे तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। राज्यपाल के अंदर इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि जन भावना को ध्यान में रख के काम करें। जी नहीं, मैं एक चीज़ और आपसे डिस्कस कर लूँ। केरल में आरिफ मोहम्मद खान बहुत नाम है उनका, भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और पढ़े लिखे माने जाते हैं। एक दो उन्होंने काम किया, एक तो सबकी नज़र में आ गया जो वीसी उन्होंने 10 वीसी को नोटिस दे दिया है और कैसे कैसे, हालांकि वो सारे वीसीज गवर्नर ही द्वारा अपॉइंटेड हैं। तो भाई आप उनको नोटिस दे रहे हैं, आप ही के ऑफिस ने अपॉइंट किया, आप ही नोटिस दे रहे हैं। उससे ज़्यादा एक काम उन्होंने ये किया जो सार्वजनिक उसमें चर्चा में नहीं आया, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सार्वजनिक रूप से 2 मीडिया कर्मियों को गेट आउट प्लीज करते हैं, उनको बाहर ही थ्रोज देम आउट कि, और कारण क्या, वो कहते हैं कि ये मेरा मुझसे बदला लेते हैं जो शाहबानो केस में था, मतलब एक 36 साल पुराने उसको भी वो बता रहे हैं वहां पे। नो, इनको अगर मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसा खराब काम किया था उन 2 मीडिया, तो भाई उनका एक्रेडिटेशन खत्म करते हैं, उनकी मान्यता समाप्त करवाते हैं और फिर कहते हैं आप नहीं आ सकते। लेकिन एक गवर्नर लोकतंत्र का जो प्रहरी माना जाता है, वो मीडिया के 2 लोगों को ही थ्रोज देम आउट, इस पे मैं जानना चाहूंगा। और खास करके एक व्यक्ति जो स्टूडेंट यूनियन के मूवमेंट से आ रहा है और वो इस तरह से राइट टू स्पीच और इन सब की को कुचल रहा है, इस पे मैं समझना चाहूंगा। नहीं, आरिफ मोहम्मद खान की तारीफ की जानी चाहिए, जो भूमिका उन्होंने राजीव गांधी के समय ली और साफ ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था शाहबानो के पक्ष में, उसके खिलाफ जो संसद ने एक फैसला लिया उसका विरोध किया और मंत्री पद छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी से भी बाहर हो गए बाद में। इस बात के लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बन के जिस तरह से केरल में बात बात पे हस्तक्षेप करते हैं, कभी किसी मंत्री को हटाने की बात करते हैं, जबकि हमारे लोकतंत्र के अंदर ये माना जाता है, ठीक है वो गवर्नर की खुशी पे या राष्ट्रपति की खुशी पे ही कोई मंत्री प्रधानमंत्री रह सकता है, लेकिन ये सबको मालूम है कि जो चुनी हुई सरकार है उसका स्थान लोकतंत्र में सर्वोच्च है, क्योंकि जनता ने उनको चुन के भेजा है। आपको जनता ने चुन के नहीं भेजा है, आपको एक सरकार ने आपकी नियुक्ति की है। तो आपका जो भी स्थान है, आप राज्य के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है उसकी बात आपको माननी पड़ेगी, आप उसको सलाह दे सकते हैं। अब जैसे ये जो वाइस चांसलर वाला मामला है, भाई अगर उनकी नियुक्तियां गलत तरीके से हुई हैं, ये बात तो ठीक है कि उनकी नियुक्तियां सही तरीके से नहीं हुई, सिर्फ एक नाम प्रस्तावित किए गए थे सिलेक्शन कमेटी द्वारा, जबकि 1 से ज़्यादा नाम होने चाहिए थे और गवर्नर को ये छूट होनी चाहिए थी कि वो उसमें से किसी को चुने। तो अगर वो प्रक्रिया गलत हुई थी तो उस प्रक्रिया को सही कराने की ज़रूरत थी, उनको सरकार के साथ मिलके ये काम करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वो सरकार से टकराव ले रहे हैं, मतलब ये तो अजीब बात है। वो कहते हैं कि अगर राजभवन के सामने धरना होगा तो मैं भी धरने पे आके बैठूंगा और आप मेरे साथ संवाद कीजिए। तो ये तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आ गए। अरे भाई आपको इतना ही शौक है राजनीति करने का तो आप राज्यपाल का पद छोड़ के जाके चुनाव लड़िए ना, पिनारी विजयन के खिलाफ। लेकिन गवर्नर के पद पे रह के, एक संवैधानिक पद पे रह के आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, ये बात गलत है जी। और चलते चलते संदीप भाई एक लास्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि उस तरफ अब हम लोगों ने जैसे कुछ चीज़ों को मान लिया है। ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन से पहले आपने देखा था कि मोदी जी की बाढ़ आ गई थी यहाँ पे, लाभार्थी के वो बहुत सी मीटिंग कर रहे थे, मतलब सरकारी खर्चे पे लाभार्थी बुलाए जाते थे और फिर मोदी जी उसकी मीटिंग कर रहे थे, सार्वजनिक सब जगह था। जो मुझे आपसे पूछना है, उस मीटिंग में गवर्नर भी जाते थे और गवर्नर का जाना अगर वो सरकारी मीटिंग है तब तक ठीक है, लेकिन वहाँ बीजेपी के झंडे भी रहते थे, वहाँ बीजेपी के नारे भी लगते थे। तो ऐसी जगह पे अगर गवर्नर जा रहा है तो वो डायरेक्टली राजनीति में इन्वॉल्व हो रहा है और इस पे कोई कुछ बोलने ही को नहीं तैयार है या सुनने ही को नहीं तैयार है, आप ये कहिए। तो इसको कैसे रोका जाए?
नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मुझे याद है यहाँ ऐशबाग में रामलीला या विजयदशमी का कार्यक्रम था और वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था और उसमें गवर्नर के रूप में राम नायक मौजूद थे। वो भी मुझे बड़ा अटपटा लगा था। तो ये जिस तरीके से सरकार और सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है राजनीति के लिए और गवर्नर सारी मर्यादाओं को छोड़ के एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है अपने देश के संविधान के हिसाब से। और गवर्नर को अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। उसकी भूमिका सरकार चलाने में सहयोग की है, सहयोग करने की है। वो सरकार से अगर टकराव लेगा तो फिर सरकार और गवर्नर के टकराव में लोगों का जो काम है, जनहित का काम है जो सरकार को करना है, वो प्रभावित होगा। इसलिए वो जो कर रहे हैं वो इस देश की जनता के खिलाफ है, उसके हितों के खिलाफ। जी डॉक्टर संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि कम से कम आप भी सोचें, विचारें कि ये राज्यपाल का पद, और मैं आपसे भी एक जल्दी से संक्षेप, ये समय नहीं है कि इस पे रिविजिट किया जाए, मतलब वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि केवल बड़े बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा घोड़ा गाड़ी, लाट गवर्नर, इसकी हिंदुस्तानी लोकतंत्र में कहाँ आवश्यकता है? नहीं, आप सही कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो गवर्नर और राष्ट्रपति का पद भी देखा जाए तो इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये एक नाम मात्र का पद है और परंपरा ऐसी चल पड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ये कांग्रेस के समय में भी होता ही था, वहीं से शुरू हुआ था, बल्कि कि अपने आप पसंदीदा व्यक्ति को उस पद पे बैठा देते हैं जिस पद की एक गरिमा है, और फिर वो व्यक्ति आपके लिए एक रबर स्टैंप का काम करता है, आप जो चाहते हैं उससे करवाते हैं। तो इससे अच्छा तो ये है कि ये सारे पद खत्म किए जाएं और जो सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उस पे जो नियंत्रण रखने का जो काम है, जिसकी उम्मीद की जाती है गवर्नर से, वो काम न्यायालय करे, उच्च न्यायालय करे, सर्वोच्च न्यायालय करे। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, गवर्नर का एक कर्तव्य है जो आज तक भारत के किसी गवर्नर ने जिसका पालन नहीं किया है। एक मामले में गवर्नर का पद राष्ट्रपति से भी बड़ा है, और वो मामला है अनुसूची 5 और 6 में जो आदिवासी इलाके हैं, आदिवासी इलाके की कोई ग्राम सभा या जैसे जो टेरिटोरियल काउंसिल्स बनती हैं, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है, तो आदिवासी इलाके में एक स्वशासन की व्यवस्था है। अच्छा, सेल्फ रूल। जी, सेल्फ रूल की। तो हमारे संविधान में लिखा है कि आदिवासी इलाके में जो निर्वाचित जो इकाइयां हैं, वो सीधे गवर्नर के साथ मिलके जो सरकार के कानून हैं उसको वहां से हटा भी सकती हैं और अपने नए कानून बना सकती हैं। और गवर्नर अगर इसको स्वीकृति दे देता है तो ये उस इलाके में वही कानून लागू होंगे जो वहां की चुनी हुई सरकारें चाहेंगी। लेकिन ये काम आज तक कोई किसी भी गवर्नर ने नहीं किया कि अनुसूची 5 और 6 के आदिवासी इलाकों में स्वशासन की व्यवस्था को कायम करे। इसमें राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अपना जो काम उनको संविधान के हिसाब से करना चाहिए वो तो करते नहीं है, और शासक दल की कठपुतली के रूप में काम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप बात करने के लिए। इस तरह की चर्चा आप लोगों के बीच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र हमारा है, देश हमारा है, और ये सब बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जो मिलके एक मजबूत लोकतंत्र और एक मजबूत देश को बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।